हेलो एवरीवन, दिस इज़ रंजन कुमार कालिंदी। तो आज की क्लास में हम लोग पिछले क्लास को कंटिन्यू करते हुए, जिसमें हम लोग एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट यानी कि आईएमडी में इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व कर रहे थे, जो एग्ज़ाम आपका हुआ था 22 नवंबर 2017 को। तो इससे पहले की क्लास में हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज देखेंगे इससे आगे के क्वेश्चंस। तो चलो देखते हैं। फॉर पीडीएफ एंड मोर अपडेट्स आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लेना, या टेलीग्राम में ये सर्च करना, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, वहाँ पर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको सारे पीडीएफ नोट्स एंड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन वगैरह आपको अवेलेबल करा दिए जाते हैं। ठीक है, तो देखो ये मैंने पिछले क्लास में भी पूछा था, जिसको कमेंट करके मैंने बोला था अपना अपना आंसर इसमें देने को। तो इसमें क्या बोला क्वेश्चन, करेंट एट रेजोनेंस द करेंट एट रेजोनेंस इन आरएलसी सीरीज सर्किट इज। रेजोनेंस की बात करें यानी कि सीरीज आरएलसी सर्किट की बात करें आरएलसी में, तो जो नेट इम्पिडेंस होता है वो क्या होता है। नेट इम्पिडेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, जेड इक्वल टू आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी। ओके, यहाँ पे एक्सएल क्या है, एक्सएल कहलाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, और एक्सी जो है वो क्या कहलाता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जो एक्सएल होता है वो क्या होता है, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल हम लोग लिखते हैं, और एक्स सी जो है वो कहलाता है 1/ओमेगा सी। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन जो है आपको इस दोनों से भी बनता है कि आरएलसी में जो रिएक्टेंस होते हैं वो इंडक्टर के कैसे होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं या फिर इन्वर्सली होते हैं। तो इस केस में क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक्सेल जो है वो इंडक्टर के। और कैपेसिटर की बात करें तो ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, जो रेजोनेंस की बात की गई है, तो एट रेजोनेंस, तो रेजोनेंस के केस में क्या होता है, ये जो एक्सेल है वो इक्वल होता है एक्सी के। रेजोनेंस के केस में क्या होता है, एक्सेल जो है वो एक्सी के इक्वल होता है। जब एक्सेल इक्वल टू एक्सी होगा तो क्या होगा, इम्पिडेंस जो है हमारा नेट इम्पिडेंस वो क्या होगा, मिनिमम होगा। जब नेट इम्पिडेंस हमारा मिनिमम होगा तो फ्लो ऑफ करंट क्या होगा, फ्लो ऑफ करंट क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे करंट के बारे में पूछा है, द करंट एट रेजोनेंस इन आरएलसी सीरीज सर्किट। तो ये क्या होता है, मैक्सिमम होता है रेजोनेंस के केस में, यानी कि एक्सएल इक्वल टू एक्सी। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। द एसआई यूनिट ऑफ रिएक्टिव पावर एंड अपरेंट पावर आर। तो रिएक्टिव पावर और अपरेंट पावर का क्या पूछा है, एसआई यूनिट होता है। एसआई यूनिट के बारे में पूछा है। तो पावर की बात करें तो देखो, एक होता है तुम्हारा एक्टिव पावर। क्या होता है, एक्टिव पावर। और एक्टिव पावर को ही क्या करते हैं हम लोग, एक्टिव पावर को यही कहते हैं ट्रू पावर। क्या कहते हैं, एक्टिव पावर को ही हम लोग कहते हैं ट्रू पावर। तो द एक्चुअल जो अमाउंट होता है, द एक्चुअल अमाउंट ऑफ पावर बीइंग डिसिपेट और यूज्ड इन अ सर्किट इज कॉल्ड ट्रू पावर। ठीक है, और इसको मेजर किया जाता है, ट्रू पावर को मेजर किया जाता है किसमें, वाट में हम लोग मेजर करते हैं ट्रू पावर को। और इसको इंडिकेट कैसे करते हैं, डिनोट करते हैं कैपिटल पी से। ठीक है, और रिएक्टिव पावर की बात करें अगर हम लोग, रिएक्टिव पावर, तो रिएक्टिव पावर को कैसे मेजर किया जाता है, रिएक्टिव पावर को कैसे मेजर किया जाता है, इसको मेजर किया जाता है वोल्ट एम्स रिएक्टिव में, वोल्ट एम्स रिएक्टिव, यानी कि VAR में इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। और एक क्या होता है, अपरेंट पावर होता है, और एक क्या होता है, अपरेंट पावर। तो अपरेंट पावर में क्या करते हैं, अपरेंट पावर किसे कहते हैं, द कम्बिनेशन ऑफ दिस एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर। कम्बिनेशन ऑफ एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर इज कॉल्ड अपरेंट पावर। और इसको कैसे मेजर करते हैं, इसको मेजर किया जाता है किसमें, इसको मेजर किया जाता है वोल्ट्स एम्पियर में, इसको मेजर किया जाता है। और देखो ये जो रिएक्टिव पावर है, रिएक्टिव पावर को डिनोट किया जाता है कैपिटल क्यू से, और अपरेंट पावर को डिनोट किया जाता है कैपिटल एस से। तो यहाँ पूछा है रिएक्टिव पावर, तो रिएक्टिव पावर कौन सा हो गया, रिएक्टिव पावर, इसको कैसे मेजर करते हैं, वोल्ट्स एम्पियर
रिएक्टिव से, और अपेरेंट पावर को कैसे मेजर करते हैं, वोल्ट एम्प से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन जो है ये मैच कर रहा है ये वाला VAR एंड VA। तो ऑप्शन 1 जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्या बोला कि अच्छा ये क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्या बोला कि यहाँ पर ये बोल रहा है व्हाट इज द रिपल फैक्टर ऑफ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का क्या पूछा है, रिपल पूछा है आपसे, रिपल फैक्टर पूछा है फुल वेव रेक्टिफायर का। तो रिपल फैक्टर की बात करें अगर हम लोग, रिपल फैक्टर की बात करें तो रिपल फैक्टर क्या होता है, इसे हम लोग डिनोट करते हैं R से। तो R इक्वल टू होता है IRMS डिवाइडेड बाय IDC। ठीक है, DC करंट ऑफ IRMS ऑफ AC कंपोनेंट और IDC ऑफ द AC कंपोनेंट। ठीक है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में अब अगर हम लोग रिपल फैक्टर मेजर करें तो रिपल फैक्टर कितना होता है, 1.21 होता है रिपल फैक्टर हाफ वेव रेक्टिफायर में। और फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें तो फुल वेव रेक्टिफायर में ये होता है 0.48। और एक क्या रेक्टिफायर होता है, ब्रिज। तो ब्रिज वेव रेक्टिफायर में रिपल फैक्टर मेजर करें तो ये भी होता है 0.48 होता है यहाँ पे। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, फुल वेव के बारे में पूछा है। तो फुल वेव कितना होता है, 0.48। तो यहाँ से ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। इसके साथ हाफ वेव का भी याद रखना और ब्रिज का भी याद रखना, में भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोला कि इन a clipper circuit DC source is set to 0 voltage, then the circuit act like a। तो जब क्लिपर सर्किट में डीसी सोर्स जो है उसको जीरो करते हैं तो ये सर्किट जो है वो किसकी तरह बिहेव करता है, रेक्टिफायर की तरह ये बिहेव करता है। नेक्स्ट क्या बोला, व्हाट डज द सुपरपोजिशन थ्योरम डिटरमाइंस व्हेन अप्लाइड टू अ लीनियर नेटवर्क। तो लीनियर नेटवर्क में जब सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई किया जाता है तो ये क्या डिटरमाइन करता है, ये डिटरमाइन करता है करंट एंड वोल्टेज रिस्पॉन्स को। ठीक है, तो द करेंट एंड वोल्टेज रिस्पॉन्स, सुपरपोजिशन थ्योरम। देखो और एक चीज याद रखना, सुपरपोजिशन के बारे में पूछा जाता है आपको, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कौन सा रूल्स को ओबे करता है, ये आपसे कभी सवाल पूछा जा सकता है। तो इसमें 3 लॉज याद रखना, ये फॉलो करता है लीनियरिटी को। ठीक है, लीनियरिटी यानी कि आप कह सकते हो ओम्स लॉ, सिंपल। ठीक है, और सेकेंड हो गया होमोजेनिटी को भी फॉलो करता है, होमोजेनिटी। ठीक है, और एक क्या होता है, और एक होता है एडिटिविटी। ठीक है, तो ये 3 चीज को भी याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सुपरपोजिशन किन चीज़ों को ओबे करता है। तो इन तीनों में से जो भी ऑप्शन रहे उसको आप टिक करके आ जाना। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर तो ऑप्शन 1 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर डिलीवर फ्रॉम द सोर्स टू इट्स लोड। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए सोर्स और लोड का किस तरह सा रिलेशन रहना चाहिए वो पूछा गया है। So, according to the maximum power transfer theorem, to obtain maximum power from a source with finite impedance, the impedance of the load must be equal to source impedance. So, जो RTH होता है यानी कि सोर्स, वो किसके बराबर होना चाहिए, लोड रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, इक्वल। यानी कि ऑप्शन डी में क्या बोल रहा है, लोड रेजिस्टेंस, सॉरी इक्वल कहाँ है, ऑप्शन सी, द लोड रेजिस्टेंस इक्वल टू द सोर्स रेजिस्टेंस। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल यहाँ से क्या होगा, राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्या पूछा कि ए सीरीज आरसी सर्किट हैज अ 5 किलो ओम रजिस्टर एंड अ 2.5 माइक्रो फराड कैपेसिटर कनेक्टेड अक्रॉस 20 वोल्ट
100 hertz supply, calculate the total impedance and the total capacitance of the reactance। तो ये फाइंड करने को बोला है। सीरीज आरएलसी सीरीज आरसी की बात की गई है। गिवन क्या क्या है सबसे पहले तो वो देख लो। एक तो आपको आर दे रखा हुआ, वो कितना दे रखा हुआ 5 किलो ओम दे रखा हुआ, ठीक है। और कैपेसिटर दे रखा हुआ 2.5 माइक्रोफैराड का। और फ्रीक्वेंसी भी दे रखा हुआ आपको, कितना दे रखा हुआ है 500। फ्रीक्वेंसी जो है 500 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दे रखा हुआ है। अब फाइंड करना क्या है, टोटल इम्पिडेंस ना, टोटल इम्पिडेंस फाइंड करना है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस फाइंड करना है। तो टोटल इम्पिडेंस की बात करें, टोटल इम्पिडेंस, तो टोटल इम्पिडेंस यानी कि Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z इक्वल टू R प्लस XC हो जाएगा यहाँ पे टोटल इम्पिडेंस। और XC को ही क्या कहते हैं हम लोग, कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, जो कि ये भी फाइंड करना है। तो XC इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस J2 पाई FC होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, Z इक्वल टू ये हो जाएगा R प्लस XC, ऐसे हो जाएगा। R क्या दे रखा हुआ है 5 किलो ओम दे रखा हुआ है, प्लस ये क्या हो जाएगा 1 बाई J2 पाई इंटू 500 इंटू 2.5 माइक्रोफैराड है, तो 10 टू द पावर माइनस 6 लिख सकते हैं। अब इसको कैलकुलेट कर लो तो ये आ जाएगा आपका 5 के माइनस J127.324, ठीक है। ये हो गया। तो ये हमारा, हाँ XC भी फाइंड करना है ना, तो XC हमारा कितना निकल कर आ गया, XC आ गया माइनस J127.324। और इसी को मोड में अगर हम लोग निकाले तो ये हो जाएगा 127.34, इसको लिख सकते हैं। तो XC का वैल्यू आ गया हमारा 127.34, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग मोड J भी निकाल लेते हैं। तो मोड J के लिए क्या होगा, मैग्नीट्यूड का रूट करना पड़ेगा। तो 5 किलो का होल स्क्वायर एंड प्लस 127.324 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा, ये यहाँ से निकल कर आ जाएगा 5001.62 ओम, ठीक है। तो XC जो है यानी कि कैपेसिटेंस हमारा निकल कर आ गया 127.34 ओम। और ये क्या निकल कर आ गया, टोटल इम्पीडेंस निकल कर आ गया। तो ऑप्शन 1 अगर आप देखो तो ये क्या आ रहा है, ये हो गया टोटल इम्पीडेंस, ये हो गया कैपेसिटेंस। तो यहाँ से ये जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। नेक्स्ट क्या बोला, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द लाइन वोल्टेज एंड द फेज वोल्टेज ऑफ ए डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क। तो देखो दो तरह का कनेक्शन होता है। एक तो होता है स्टार, क्या होता है स्टार कनेक्शन, ठीक है। तो स्टार कनेक्शन में जब आपको वोल्टेज पूछा जाए तो लाइन वोल्टेज होता है √3 ऑफ फेज वोल्टेज के बराबर, ठीक है। और लाइन करंट जो होता है वो बराबर होता है फेज करंट के, ये स्टार कनेक्शन में। डेल्टा की बात करें, डेल्टा कनेक्शन सॉरी थोड़ा कफ प्रॉब्लम। तो डेल्टा कनेक्शन की बात करें, डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, वोल्टेज, लाइन वोल्टेज जो है वो बराबर होता है फेज वोल्टेज के। और लाइन करंट जो होता है वो होता है √3 ऑफ फेज करंट, ठीक है। तो इसको थोड़ा याद रखना, ये चीज़ और ये चीज़ को, कि किस तरह का रिलेशन होता है लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या पूछा है, डेल्टा कनेक्शन में बोल रहा है कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज किस तरह से होता है। तो डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या होता है, आपस में क्या होती है, बराबर होती है, इक्वल होती है। ऑप्शन डी जो है यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन ए बैलेंस स्टार कनेक्टेड पावर सिस्टम द लाइन वोल्टेज इज 480 वोल्ट, देन कैलकुलेट द फेज वोल्टेज। तो स्टार कनेक्शन में क्या बोल रहा है, आपको क्या गिवन है, लाइन वोल्टेज कितना दे रखा हुआ 480, और आपको क्या बोला है
आई मीन फेज वोल्टेज क्या बोला है, फाइंड करने को बोला है। तो इससे पहले के क्वेश्चन में हमने अभी देखा था क्या रिलेशन होता है लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का, ये होता है VL इक्वल टू √3 ऑफ फेज वोल्टेज। क्या होता है, VL इक्वल टू √3 ऑफ फेज वोल्टेज, ये होता है। तो हमें निकालना है फेज वोल्टेज, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं VL डिवाइडेड बाई VL डिवाइडेड बाई √3 लिख सकते हैं। और VL कितना दे रखा हुआ है, 480 डिवाइडेड बाई √3, ठीक है। और √3 का वैल्यू क्या होता है, √3 का वैल्यू होता है 1.73, तो ये हो जाएगा हमारा 277.12 वोल्ट। ऑप्शन 1, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर यहाँ से आ जाएगा। अगले सवाल पे क्या बोला, what is the term for the power factor in an RLC series circuit just below and just above the resonant frequency respectively। तो just below के केस में और just above के केस में RLC में पूछा है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो देखो RLC में पावर फैक्टर की बात करें तो RLC में पावर फैक्टर में फर्स्ट तो हो गया 8, मान लो फर्स्ट हम लोग देखते हैं बिलो के केस में, फर्स्ट एट बिलो द रेजोनेंस, ठीक है, एट बिलो द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बिलो होगा तो उस केस में क्या होता है, जो एक्सल होता है वो यानी कि इंडक्टिव इंडक्टिव रिएक्टेंस लो होता है और कैपेसिटेंस क्या होता है, वो हाई होता है। तो इस केस में सर्किट जो है वो बिहेव करता है कैपेसिटिव सर्किट की तरह, क्योंकि ये क्या है, हाई है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर जो है वो लीड करता है। कैसे होता है, लीडिंग करता है, ठीक है। और एक क्या कंडीशन होता है, एक होता है एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये तो हो गया फ्रीक्वेंसी के बिलो होगा। और एक क्या होता है, XL इक्वल टू XC, यानी कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं। इसमें दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो इक्वल होगा तो सर्किट क्या है, प्योरली बिहेव करती है रेजिस्टिव सर्किट की तरह। तो इस केस में जो पावर फैक्टर होता है पावर फैक्टर जो है वो यूनिटी होती है। पावर फैक्टर क्या होता है, यूनिटी होती है। एंड नेक्स्ट थर्ड क्या हो गया, 8 एबव द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, 8 एबव द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो इस केस में जो रिएक्टेंस होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, वो क्या होता है, वो हाई होता है। और कैपेसिटेंस जो है वो क्या होता है, वो लो होता है। तो इस केस में जो सर्किट है वो किस तरह बिहेव करेगा, इंडक्टिव कैपेसिटेंस की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये इंडक्टिव रिएक्टेंस इसमें क्या है, हाई है। तो इस केस में जो पावर फैक्टर है वो क्या होगा, इस केस में पावर फैक्टर जो है वो क्या करेगा, लैगिंग करेगा। कैसे करेगा, वो लैगिंग करेगा, ठीक है। पावर फैक्टर क्या करेगा, लैगिंग करेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है जस्ट बिलो, बिलो मीन्स ये वाला, बिलो के केस में क्या कर रहा है, लीडिंग कर रहा है। एंड जस्ट एबव के केस में क्या हो रहा है, लैगिंग कर रहा है। तो लीडिंग एंड लैगिंग हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या बोला, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर अ ब्रिज रेक्टिफायर व्हेन कनेक्टेड टू व्हेन कंपेयर टू सेंटर टैप। सेंटर टैप से कंपेयर करके हमें क्या करना है, ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में बताना है। तो क्या बोला ऑप्शन में, देखो क्या बोल रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए PIV इज हाफ ऑफ दैट सेंटर टैप। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, ये हो गया हमारा आंसर। फर्स्ट वन इज द आंसर। देखो क्या होता है, PIV यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर में PIV पिक इनवर्स वोल्टेज, PIV ये क्या होता है, ये VM होता है। और सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर में PIV क्या होता है, वो होता है 2VM। और ब्रिज रेक्टिफायर में PIV जो होता है वो VM होता है। तो यहाँ पे क्या बोला था, ब्रिज रेक्टिफायर से कंपेयर करना था हमें सेंटर टैप को। तो ये VM ब्रिज रेक्टिफायर में PIV क्या होता है, हाफ होता है, बिल्कुल हाफ हो जाता है। हाफ मतलब कितना, ये अगर 2VM है तो ये VM है, तो आधा हो रहा है। इसलिए द मैग्नीट्यूड ऑफ PIV इज हाफ ऑफ दैट ऑफ सेंटर टैप। सेंटर टैप से हाफ होता है PIV। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर।
अब क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन में, कैलकुलेट द इम्पिडेंस इफ द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज 100 ओम एंड रेजिस्टेंस इज 150 ओम। तो हमें क्या फाइंड करने को बोला, इंडक्टिव रिएक्टेंस फाइंड करने को। इंडक्टिव रिएक्टेंस तो दिया हुआ है, हमें क्या कैलकुलेट इम्पिडेंस फाइंड करना है। तो इम्पिडेंस फाइंड करने के लिए क्या होता है, मोड ऑफ जेड मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पिडेंस इक्वल टू ये हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ठीक है, सारा कुछ दिया हुआ पुट कर देते हैं। तो आर कितना दे रखा हुआ 150 ओम और एक्सएल कितना दे रखा हुआ है, ये दे रखा हुआ है 100। ठीक है, तो 100 का हो जाएगा स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा 32500 और इसको कैलकुलेट करो तो ये आ जाएगा 180.27 ओम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच अमोंग द फॉलोइंग हैज एसआई यूनिट ऑफ सीमेंस। तो सीमेंस का ये एसआई यूनिट क्या होता है, ये होता है कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस इक्वल टू क्या होता है, ये होता है 1/r। ठीक है, सीमेंस, और इसका यूनिट क्या क्या हो गया, यूनिट एक होता है महो और ओम मीटर ये भी होता है, और एक होता है सीमेंस। तो ये याद रखना। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। How much electricity is consumed by a 200 watt bulb when kept on for at least 8 hour continuously। तो 8 घंटा कंटिन्यू जला के रखा हुआ है, किसको ऑन करके रखा हुआ है, 200 वाट के बल्ब को। तो हमें क्या फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिसिटी कितना कंज्यूम होगा। तो जब भी आपको अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड फाइंड करना हो, ठीक है, निकालना हो, तो कैसे निकालते हैं, किलोवाट इनटू आवर कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो हमें दे रखा हुआ 200 वाट में, किस में दे रखा हुआ 200 वाट में। तो किलोवाट में क्या हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये आ जाएगा आपका 0.2 किलोवाट। ठीक है, एंड इनटू आवर कितना है, 8 आवर की बात की गई है, तो ये आ जाएगा आपका 1.6 किलोवाट आवर। 1.6 किलोवाट आवर और किलो है तो इसको लिख दो आप 1600 वाट आवर। ठीक है, 1600 वाट आवर, ऑप्शन बी यहाँ से निकल कर आ गया। Determine the resolution of a flash type ADC that employs 25 comparator with a reference voltage of 10 volts। ठीक है, तो AD कन्वर्टर में, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में रिजोल्यूशन जो है वो हम लोग फाइंड करते हैं R इक्वल टू V रेफरेंस डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n-1। ये होता है फॉर्मूला एनालॉग टू डिजिटल में रिजोल्यूशन फाइंड करने का। तो देखो क्वेश्चन में कौन सा टाइप दे रखा हुआ, फ्लैश टाइप एडीसी। फ्लैश टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के बारे में पूछा है। तो फ्लैश टाइप में जो नंबर ऑफ कंपैरेटर होता है हमारा, नंबर ऑफ कंपैरेटर जो होता है वो क्या होता है, वो होता है 2 टू द पावर n-1। ठीक है, 2 टू द पावर n-1। तो नंबर ऑफ कंपैरेटर जो है फ्लैश टाइप में R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V रेफरेंस डिवाइडेड बाय 2n-1। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या है, एक तो आपको रेफरेंस वोल्टेज दे रखा हुआ कितना 10 वोल्ट का, और नंबर ऑफ क्या बोला कंपैरेटर भी दे रखा हुआ आपको कितना 25। ये क्या है, नंबर ऑफ कंपैरेटर 2n-1 और इसका वैल्यू कितना दे रखा हुआ है 25 दे रखा हुआ है। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर देते हैं, ये कितना आ जाएगा 0.4 वोल्ट। ऑप्शन 0.4, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर यहाँ से आपका। विच गेट हैज द हाईएस्ट स्पीड ऑफ ऑपरेशन। तो कौन सा गेट में हाईएस्ट ऑपरेशन होता है, हमेशा याद रखना ECL गेट जो होता है वो हाईएस्ट ऑपरेशन ऑफ द स्पीड करता है। ठीक है, इसमें क्या बोला कि ए फुल एडर कॉम्बिनेशनल सर्किट हैज। तो फुल एडर में क्या क्या होता है, फुल एडर में एक तो होता है आपका इनपुट A, एक होता है B, और एक क्या होता है, एक होता है कैरी इन।
और आउटपुट में क्या क्या मिलता है, एक सम होता है, कैरी होता है। तो 3 इनपुट होते हैं और 2 आउटपुट्स होते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर यहाँ से। द मेमोरी डेट uses one transistor and one capacitor as a basic memory unit। तो उस मेमोरी को क्या कहते हैं, जो ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर को यूज करता है, तो इसको हम लोग कहते हैं डी रैम। ठीक है, डी रैम। इन डी रैम मीन्स डायनेमिक रैम। इन डी रैम अ कैपेसिटर इज यूज टू स्टोर अ बिट ऑफ डाटा अलोंग विद अ मॉसफेट। ठीक है, कौन सा ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, मॉसफेट ट्रांजिस्टर इसमें यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, डी रैम। और वही एस रैम की बात करें तो इन एस रैम द स्टोरेज एलिमेंट इज क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप होता है। स्टोरेज एलिमेंट क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप होता है एस रैम में, ये याद रखना। एस रैम में फ्लिप फ्लॉप होता है और डी रैम में ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर का यूज करते हैं। ठीक है। Which among the following multivibrator is unstable in any state? तो मल्टीवाइब्रेटर कितने तरह का होता है, 3 तरह का। कौन कौन सा, ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, कौन कौन सा होता है, ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, बाई स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर और मोनो स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में जो है वो अनस्टेबल इज ए अनस्टेबल एट एनी स्टेट, कोई भी स्टेट में ए स्टेबल जो है वो अनस्टेबल होता है। तो ये अनस्टेबल होता है कोई भी स्टेट में, तो यहाँ से तो इसका आंसर यही हो गया। बाई स्टेबल की बात करें तो बाई स्टेबल में क्या होता है, बोथ स्टेट होता है। बाई स्टेबल में दोनों स्टेट इस पे रहता है। ठीक है। और मोनो स्टेबल की बात करें तो मोनो स्टेबल में क्या होता है, मोनो स्टेबल में ये क्वेसी स्टेबल पे वर्क करता है। ठीक है, क्वासी स्टेबल स्टेट होता है इसमें। ठीक। What type of logic circuit is represented by the given figure? तो ये जो फिगर दे रखा हुआ है ये कौन सा सर्किट है, हमें फाइंड करना है, किस चीज़ का गेट है। तो ए इनपुट है, यहाँ पे नॉट गेट लगा हुआ है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये कौन सा गेट हो गया, ये हो गया एंड गेट। तो एंड गेट है, ये हो गया कौन सा, एंड गेट। तो इसका आउटपुट क्या होगा, ए डॉट पी होगा। ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट ऐसे होगा। और इसमें अगर हम लोग डी मॉर्गन थ्योरम लगा दे तो ये इसको किस तरह लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल बार लिख सकते हैं। और ये जो है ये आउटपुट इक्वेशन किसका होता है, ये होता है नॉर गेट का। किसका होता है, नॉर गेट का। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से। ए 4-bit यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन PCM सिस्टम can attain a single ranging from -2 to +2. The RMS value of the signal is 0.5 volt. What is the signal to quantization noise ratio? तो SNR जो होता है, SNR सिग्नल टू नॉइज रेशियो, वो क्या होता है, ये होता है 10 log base 10 एंड S नोड एंड एन नोट, ये हो गया। ठीक है, सिग्नल टू नॉइज पावर। और इसको अगर और भी हम लोग लिखते हैं 1.76 प्लस 6n इन dB। ठीक है, इन dB। तो इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पे n दे रखा हुआ है, n क्या है, n आपको दे रखा हुआ है कितना, n दे रखा हुआ है यहाँ पर 4 है ना। n क्या है यहाँ पर, 4 बिट के बारे में बोला, नंबर ऑफ बिट कितना है, 4 बिट है। तो इसको निकाल दो, 1.76 प्लस 6 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 25.76 डेसिबल, यहाँ से निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वांटाइजेशन इज ए एंड एन प्रोसेस। क्वांटाइजेशन इज ए नॉन लीनियर एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, ऑप्शन ए जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। इफ द करेंट फॉलोइंग इन द एंटीना इज 70 एम्पियर विच रेडिएट्स अ सिग्नल of power 15.0.28 kilowatt, then what will be the radiation resistance? तो रेडिएशन रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, सबसे पहले पावर की बात करें तो
पावर रेडिएटेड इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं आई आर या आई स्क्वायर आर, यानी कि आई और रेडिएटेड पावर, रेडिएटेड रेजिस्टेंस, ठीक है। और हमें क्या रेडिएटेड रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेडिएटेड रेजिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा रेडिएटेड पावर डिवाइडेड बाय आई का स्क्वायर। तो रेडिएटेड पावर कितना दे रखा हुआ, 15.028 किलोवाट, यानी कि 10⁻³ और आई का स्क्वायर यानी करंट का स्क्वायर, तो 17 का होल स्क्वायर यहाँ से, और इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाता है 28 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 289, दैट इज इक्वल टू 52 ओम यहाँ से। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। अगला सवाल क्या बोला, द एंटीना करेंट ऑफ एन AM transmitter is 6 ampere. Determine the antenna current of the transmitted when the percentage of a modulation changes to 0.4, ठीक है। तो टोटल ट्रांसमिटेड पावर फॉर एन AM सिस्टम क्या हो जाएगा, टोटल ट्रांसमिटेड पावर AM सिस्टम के लिए PT इक्वल टू PC 1 + μ²/2, ये होता है फॉर्मूला। अब देखो पावर इक्वल टू क्या होता है, I²R होता है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं IT² और इसे लिख सकते हैं IC², ठीक है। ये लिख सकते हैं 1 + μ²/2 यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से देखो R से R तो कैंसिल हो गया, अब ये हो जाएगा आपका IT² = IC² 1 + μ²/2 यहाँ पर, ठीक है। अब अगर आप स्क्वायर हटाओ यहाँ से तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ITIC √1 + μ²/2, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, IC कितना दे रखा हुआ है, तो IC कितना करंट दे रखा हुआ है, ये दे रखा हुआ आपका 6 एम्पियर, ये हो जाएगा 6 एम्पियर, और √1 + मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना दे रखा हुआ है, मॉड्यूलेशन परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन ये दे रखा हुआ है 0.4, तो 0.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पर। अब इसको कैलकुलेट कर दो तो ये आपका आ जाएगा 6 √1.08 और 6 × 1.039, और इसको इंटू कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 6.23 एम्पियर। IT कितना निकल कर आ गया, 6.23 एम्पियर। यहाँ से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आज भी 25 का कोटा पूरा हो गया। टोटल 50 क्वेश्चन अब तक हम लोगों ने सॉल्व कर दिया और 50 क्वेश्चन बचा हुआ है, वो अगले क्लास में देखेंगे। तो इसका सवाल आप नीचे जाकर कमेंट में करना, बताना कि इसका आंसर क्या होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो